कुछ कलीग्स ने बोला कि आपका बेटा किन्नरों के जैसा हो रहा है, आपका बेटा छक्का जैसे चलता है, आपका बेटा लड़का नहीं है क्या, आपका बेटा हिलता डुलता चलता है, वो कमर हिलाकर क्यों चलता है, वो हाथ ऐसे करके क्यों चलता है। इतने सारे भद्दे कमेंट्स। पापा अंदर से चिल्लाते हुए मम्मी को बोले, कौन है, आ गया है क्या तेरा बेटा, ना बस बोलना था और मम्मी सहम गई, बोली तू भाग जीतू। पापा आए वहां से अंदर से निकल के, आप बिलीव करेंगे लोहे का सरिया जो होता है, जो भाला बोलते हैं, जी जी जो सब्बल कहते हैं, जी। वो सब्बल से पापा ने ऐसे फेंका मेरे साइड। पढ़ाई करने के लिए ट्रेनर में भीख मांगी तो अनगिनत बार ये जिस्म से, ये जो ब्लाउज जो दिख रहा है आपको पीछे से, ऐसे फटते थे अनगिनत। किससे कहूं, ये जो आंचल में जो पिन लगा हुआ है, ये पिन कभी नहीं लगता था ट्रेन में, कभी नहीं। ईश्वर को जब मुझे नंगा देखना ही है, ये समाज को मुझे नंगा देखना ही है, इन्हें नंगा ही करना है मुझे, क्या पिन लगाओ, खींच लो। समाज से थोड़ा सा बाहर निकली, अपने कम्युनिटी से बाहर निकली, तो कम्युनिटी वाले खींच खींच के नीचे गिराती है। मैं उस समय थी जब मैंने सुसाइड किया था, और 4 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और चारों बार मैं जिंदा ही रह गई। शायद ईश्वर चाहता ही नहीं था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि ये रंग रूप चाहिए ही नहीं था। लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे ना, कोई वहां से खड़े होकर के बोल दे कि अबे छक्का, अबे हिजड़े। तो शैली जी, घर से भागा हुआ जीतू हाँ। शैली बनता है, सड़कों पर आवारा घूमता है, भीख भी मांगता है, और उसके बाद 2019 में शैली राय मिस ट्रांस क्वीन बन जाती है इंडिया। ये यात्रा कैसी हुई आपकी? साथियों नमस्कार। आज हमारे जेड सीरीज के स्टूडियो में सुप्रसिद्ध ट्रांस क्वीन शैली राय जी आई हुई हैं। मैं स्टूडियो में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। शैली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते एंड शुक्रिया। शैली जी 2019 में मिस ट्रांस क्वीन रही हैं और लगातार वो सभी क्षेत्रों में सक्रिय हैं, पर उनकी शुरुआती जीवन की यात्रा बहुत कठिन थी। और एक जो आम जिज्ञासा हम सबको रहती है कि किन्नर समुदाय कैसा होता है, किन्नर और ट्रांसजेंडर में क्या फ़र्क है, ये सारी बातें हमारे सामने रखेंगी, समझाएंगी, बताएंगी। तो शैली जी, आप की जीवन यात्रा छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुई, हाँ जी। तो बताना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन की और इस दिशा में कैसे आई? आ, जो बातें शायद समाज के सामने नहीं होगी और लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं उन सब बातों से, उन सब जितने भी हमारे रहस्य की बातें, उन सबको मैं आज उजागर करूंगी, सामने बिल्कुल। लाऊंगी और बेझिझक में बताऊंगी। बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, इस कम्युनिटीज को, जो हमारे जनरल पॉपुलेशन के जो लोग हैं, ये जो जनता जनार्दन है, उनको पता होना चाहिए कि एक ट्रांस वुमेन कैसी होती है और उनका दुखदाई क्या होता है, वो किस पीड़ा से होकर के आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके अपना मान सम्मान के लिए कितना जद्दोजहद की लड़ाई लड़ती है, और कितने जगह नंगे होते हैं और कितने जगह ये तन पे लगा हुआ कपड़ा फटता है। ये चीज बोलना आज जरूरी था, और मैं जी सीरीज का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं डायरेक्टली और दिल से मैं ये सब चीजें बता सकूं और कह सकूं। बात मैं करती हूँ मेरे जन्म से लेकर के, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब आप समझ जाइएगा कि ये हर एक वो ट्रांस वुमेन की कहानी है जो मुझ जैसी है, क्योंकि लिए हर एक औरत की जिंदगी एक जैसी ही होती है। जन्म लेती है तो माँ बाप एक लड़की का नाम रखते हैं सुंदर सा, और एक भविष्य तय कर देते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होगी तो फलाना फलाना जगह में शादी होगा, फलाना फलाना हमारा जमाई सा आएंगे, फलाना फलाना हमें देना है, फिर वो अपना जिंदगी जाएगी, पराय धन है। एक पुत्र पैदा होता है तो समाज में और घर वाले वहां भी डिसाइड कर लेते हैं कि फलाने का लड़का हुआ है, ये नाम रखना है, अब आगे इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, घर का कुल दीपक ये है, हमारा वंश ये बढ़ाएगा। ये एक जो आम धारणा बनी आम हुई। धारणा जो है, ये बॉर्डर लाइन, जी ये जी। आप लोगों ने बना रखा है। आप लोग इसलिए कह रही हो क्योंकि आप भी जनरल पॉपुलेशन से हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल। भी उसी समाज में रहते हैं और निवास करते हैं जहां पर जिस समाज के साथ हमारी लड़ाई है क्या है और शैली जी, चल रही हर है। ट्रांसजेंडर किसी न किसी माँ बाप की संतान होता है। बस उसी चीज पे मैं आ रही हूँ।
अब हो गया लड़का और लड़की का, जो जनरल पॉपुलेशन को लोग अच्छे से पता है। आप एक बार सोचिए, एक बार मंथन करिए, एक बार आप कोशिश करिए जानने की कि ये जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं, या मैं शैली राय आज इतना खूबसूरत से बन ठन कर बैठी हुई है, इतना खूबसूरत कांजीवरम साड़ी लगा करके बैठी हुई है, ये क्या शुरू से ऐसी थी? ये जो रंग रूप है, क्या कुदरत ने इसको ऐसे ही दे दिया? नहीं, मेरा जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ था। बायोलॉजिकली हम मेल के बॉडी में पैदा होते हैं। सभी ट्रांसवुमेन, मैं किसी एक को नहीं बोलूंगी, सभी ट्रांसवुमेन मेल के बॉडी पे ही जन्म लेते हैं। वो बहुत बड़ी मिथ्या है जो कहते हैं कि हम तो जन्म से किन्नर थे। मैं नहीं मानती उस चीज को। जी जन्म से आपका आत्मा किन्नर था, आप ये कहिए। जी आपका जो आत्मा है, जो आपकी प्रवृत्ति है, आपकी फीलिंग है, वो आपका जन्म से किन्नर, एक ट्रांसजेंडर, आप जो भी कह सकते हैं, एलजीबीटीक्यू, कुछ भी आप ला सकते हैं, वो जन्म से होता है। बॉडी ईश्वर ने हमें मेल के रूप में देता है, और मैं मेल के रूप में ही पैदा हुई थी। उम्र बढ़ते गए, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में आई, और वो एक दौर होता है हर एक बच्चे के जन्म में, मतलब हर एक बच्चे के ज़िंदगी में ये पड़ाव आता है। जब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में जाता है तो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे झुकाव होने लगता है। बिल्कुल। झुकाव मतलब ये नहीं कि आप किसी लड़की या लड़के के पीछे ही जाना है। झुकाव मतलब उस समय पता चलता है कि उसका नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो किस मार्ग में जाएगा, उसका लक्ष्य क्या है। ये सब माँ बाप जानने लगते हैं और समझने लगते हैं। वो फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात है। उस समय मुझे अचानक से, मेरे एक क्लासमेट था, मैं नाम लूंगी तो शायद मे बी वो अगर कभी ना कभी ये ब्रॉडकास्ट देखेगा तो शायद वो जान पाएगा। उसका नाम मनोज था। मुझे नाम नहीं चाहिए, बट मैंने कहा ना, आज बेधक बेधड़क में बातें करूंगी, आज कोई पर्दा नहीं, कोई छूट नहीं। उसका नाम मनोज था। मैं खुद एक मेल के बॉडी में हूँ और एक लड़का हूँ। वो मुझे हमेशा अपना दोस्त माना, बट वो अंदर से वो फीलिंग चालू हो गई मेरे अंदर फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से, कि मेरी झुकाव लड़कियों की तरफ नहीं है। मुझे लड़कियों पे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लड़कियां मुझे सहेली लग रही हैं, मेरी बहन लग रही हैं, मेरी चैलेंजर लग रही हैं। वो लग रहा है वो इतनी खूबसूरत है, ऐसे कैसे? उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, जबकि मेरे जुल्फ नहीं है, मेरे बाल नहीं है, मेरे नैन नक्श नहीं है, पर फिर भी मैं एक लड़की से जल रही हूँ। मुझे झुका हुआ उस लड़के की तरफ। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये चीज होना सही है, गलत तो नहीं हो रहा है, या मैं ही एक ऐसा तो नहीं हूं जो मैं पागल हूं, जो ये हरकतें हो रही है मेरे साथ। क्योंकि आप समझिए, मैं 90s के पैदा हुई बच्चे में से एक हूं, और उस समय भी मोबाइल नेटवर्क ये सब चीज़ नहीं नहीं था। था जी। वो रिंग सिम का वो छोटा सा आता था, वो भी बहुत रेयर लोगों के पास मोबाइल, और वो लेड लाइन, वो ऐसे ट्र ट्र वाला। जी जी दैट्स टाइम मुझे कैसे पता चलता कि मुझ जैसा बच्चा इंडिया में, दुनिया में, या छत्तीसगढ़ या रायपुर में या बिलासपुर में, ये ऐसा कोई बच्चा और भी है। मैं बहुत अनजान थी। वो समय था जब मैं लड़खड़ा गई थी, डर गई थी, सहम सी गई थी। घर आके मैं किसी से बोल नहीं पाई चीज को, क्योंकि लिए माँ कभी समझ नहीं पाई ये मुझे। अचानक आपको ऐसी फीलिंग आने लगी? हाँ, अचानक ये फिफ्थ ये सिक्स, हार्मोनल चेंज ये हो? हार्मोनल नहीं, मैं इसे हार्मोनल चेंज तो नहीं कहूंगी। मैं यही कहूंगी कि वो जो, मतलब होता है ना, कि आप भी अगर आप, अच्छा, आप जन्म लिए होंगे, क्या आपको शुरू से पता था कि आप मर्द है और एक औरत से ही प्यार करोगे करके? जी जी 6 साल में आपको पता था कि मैं बिल्कुल मर्द नहीं, से, मैं औरत से ही प्यार करूंगा? बिल्कुल नहीं। वो 5 6 7 साल जब होता है बच्चा, जब बड़ा होता है, वो अवस्था था, तब पता चलता है ना जी कि किसकी क्या इच्छाएं हैं, और किसकी किसकी क्या क्या चीजें हैं जिसको उसको फेथफुल करना है। तो वो उस उम्र में भी आ गई। तो ये हार्मोनल नहीं है, वो उस समय मुझे आना था, शायद ईश्वर का वो करिश्मा ही था कि उस समय मुझे पता चलना था कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूं। मेरे अंदर की आत्मा, मेरा शरीर एक मर्द का है, पर मेरा आत्मा, मेरी सोच, मेरे जो फीलिंग है, वो एक महिला का है, एक लड़की हूं मैं अंदर से। मैं अपने आप को लड़की मानती थी। मिरर के सामने कभी खड़े नहीं होती थी नग्न होकर के, आप बिलीव करेंगे मुझे? मैंने कभी अपने आप को, मानकर चलिए कि मतलब 5 6 साल तक मैं अपने आप को नग्न कभी मैं मिरर पे नहीं देखी हूँ।
अरे नहाने के बाद इंसान चेंज करता है, मिरर के जी सामने जी खड़ा होता है जी। ना। बट मैं कभी नहीं खड़ी हुई। मुझे शर्म आती थी, मुझे घिन आता था, लगता था ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। तो वो जद्दोजहद की लड़ाई थी जब मैं निकली वहां से। और फिर फैमिली का प्रेशर बढ़ने लगा उस वक्त पे, उस दौर पे। पापा जी एसईसीएल में थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। पापा के दोस्त, कजन्स, जितने रिलेटिव हैं, ये सब पापा जी को कहने लगे कि आपका बेटा, अच्छा कुछ नहीं छोड़ो। फिर डैडी बोले, क्या, बोलिए ना भाई साहब क्या बात है। नहीं, आपका बेटा थोड़ा डिफरेंट है क्या। आप ऐसी सोचिए, बातें शुरू हो गई। ऐसा, हाँ, आप सोचिए, वो पुरुष प्रधान प्रदेश दैट्स टाइम, जी। आज भी है पुरुष प्रधान प्रदेश। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि महिला नहीं कर सकती, बट मैं नहीं मानती, मिथ्या है मेरे लिए सब चीज़ें। बट दैट्स टाइम तो वो चीज़ तो था उस जी समय, पुरुष प्रधान प्रदेश। और घर का मालक, घर का एक एक मतलब पूरा कंधे में जोर लेकर चलने वाला आर्मी मैन है आदमी, उसमें मेरे पिताजी। अब वो पिताजी को उनके दोस्त बोल रहे हैं, आपका बेटा थोड़ा डिफरेंट है क्या। ओह। आप सोचिए उस बाप पे क्या बीता होगा। मैं अपने पिताजी को गलत नहीं कहती, वो सिचुएशन और वो हालात ऐसे थे समय, शायद उन्हें कड़ा, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, फैसला बोल सकते हैं इसे, एक बहुत कड़ा फैसला उन्होंने लिया जी होगा। जी। तो उनके दोस्तों ने बोला, फिर एक दिन बाद फिर ऐसा बात हुई कि उनके कुछ कलीग्स ने बोला कि आपका बेटा किन्नरों के जैसा हो रहा है, आपका बेटा छक्का जैसे चलता है, ओह। आपका बेटा लड़का नहीं है क्या, आपका बेटा हिलता डुलता चलता है, वो कमर हिलाकर क्यों चलता है, वो हाथ ऐसे करके क्यों चलता है। इतने कमेंट्स सारे आने लगे। कमेंट्स, इतने सारे भद्दे कमेंट्स, इतने सारे बातें। एक बाप पे, उस बाप पे जाए जो बाप के कंधे पे सारा घर परिवार थमा हुआ है, समा हुआ है, सारा कुछ कर रहा है, उस बाप को आप ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे तो वो बाप तो बिखर जाएगा ना। जी जी। वो बिखर गया मेरे पे। फिर मैं 11th स्टैंडर्ड क्लियर करी थी, ये अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में थी। 11th स्टैंडर्ड क्रॉस करने के बाद 12th में हम इन किए थे। मैं रात के 11:30-12 बजे में घर आई। अच्छा, मेरे घर आने का रास्ता भी थोड़ा डिफरेंट था। पापा जी अगर हॉल पे बैठे हैं तो मैं हॉल कभी क्रॉस नहीं कर सकती। डैडी जी को शर्म आता था कि ये मेरा बेटा है कि नहीं है। मैं भी शायद क्वेश्चन मार्क होगा मेरे पिताजी के लिए। तो घर के पीछे साइड से एक रास्ता है, गली है हमारे घर पे। तो मेरा आना जाना वहीं से रहता था, मेरे लिए स्पेशल वो रास्ते थे शायद, मुझे ऐसा लगता है। पिताजी का मन का बात तो मैं नहीं बता सकती वो क्या सोचते थे उस समय, बट जो था मैं समझ सकती थी उसके हिसाब से। उस गली से मुझे आना और जाना रहता था। तो वो एक समय था, 11:30 बजे मैं पार्टी करके घर आई, और पीछे दरवाजे पे मैंने देखा मम्मी रो रही है बिखर बिखर के, और दरवाज़ा बंद है, और मेरे कपड़े पूरे ऐसे फिकाए पड़े हुए हैं घर के पीछे, मतलब नाला सा था, गंदा पानी सा, उसमें मेरे कुछ कपड़े ऐसे तैर रहे हैं, कुछ मेरे सामान इधर फेंके हैं, कुछ सामान उधर फेंका हुआ है। मतलब पीछे का आंगन उस समय का सोचिए, मिट्टी का आंगन में मेरे पूरे कपड़े लत्ते सब कुछ ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है, और एक कुंटे में मेरी माँ रो रही है बिखर बिखर, एकदम बिलख रही है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा वो चीज़, वो दौर। हिम्मत नहीं हुआ पूछने का, बट मन में तो यही आया था, पहले सोचेंगे, देखिए मैं अभी भी कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि पापा से आपकी लड़ाई हुई मम्मी, ओह। पापा ने आपको मारा, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ मम्मी। सॉरी। कोई बात नहीं। तो मम्मी जी वहां पर बैठी हुई थी और रो रही थी, और मैंने यही पूछा कि मम्मा आपके बीच में या पापा के बीच में कुछ हुआ है क्या, क्यों ऐसे।
फिर अचानक से मेरा ध्यान गया मेरे कपड़ों पे। मम्मा तब तक कुछ नहीं बोल रही हैं, वो बस रो रही हैं। और मैं ऐसे घूम कर देख रही हूँ तो सब तरफ तो मेरे कपड़े पड़े हैं, मेरे जूते चप्पल, मेरे मेकअप के सामान, सब कुछ मेरा पड़ा हुआ है। फिर मुझे मतलब दिमाग ऐसा मतलब सुन्न में आकर खड़ी हो गई। कोई अगर पूछे कि दिमाग कब सुन्न होता है, ऑलमोस्ट लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये चीज कि कब वो सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है दिमाग, क्योंकि सुन्न बोलते हैं। उस अवस्था पे मैं खड़ी हो गई और मम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी और मुझे कहा कि तू चले जा घर छोड़ के, पापा तेरे सो रहे हैं, अगर उनको आवाज चले गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा बेटा, अनर्थ हो जाएगा, तू घर छोड़ के चले जा। कैसी मानसिकता बन जाती है ना लोगों के कारण। तो मैं बोली मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, परिवार वालों के पास जा नहीं सकती बिकॉज पापा है। दिमाग में ये सब चीज मंथन चलने लगा। ये मंथन चल ही रहा था और माँ और बेटे के बीच में हमारा रोना चल ही रहा था, क्योंकि माँ के मैं बहुत करीब थी अपने, और हूं आज भी। तो अचानक से आहट हुई दरवाजा खोलने का। वो पापा थे। पापा अंदर से चिल्लाते हुए मम्मी को बोले, कौन है, आ गया है क्या तेरा बेटा? ना बस बोलना था और मम्मी सहम गई, बोली तू भाग जीतू। मेरा नाम जीतू था। मैं इस चीज को भी बता देती हूँ, दैट्स टाइम मुझे जीतू बोलते थे, शैली तो आज हूं मैं। बोले जीतू भाग। पापा आए वहां से अंदर से निकल के, आप बिलीव करेंगे, लोहे का सरिया जो होता है, जो भाला बोलते जी हैं, जी जो सब्बल कहते हैं, जी। वो सब्बल से पापा ने ऐसे फेंका मेरे साइड। वो जननी मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे तुरंत धक्का दिया और वो राड मेरे यहां से निकल कर बाहर चले। वो कुछ सेकंड का ही खेल था। अगर माँ मुझे ढकेलती नहीं, पुश नहीं करती, तो वो राड मेरे सीने से निकल करके आज निकल जाता और लोगों के लिए शैली राय कभी पैदा ही नहीं होती, कभी जन्म ही नहीं होता। फिर जो मैं भागना चालू करी, बहुत मतलब खाली पैर वो बच्चा, एक टी शर्ट और एक पैंट लगा के, जींस लगा के, खाली हाथ दौड़ रही हूं। सरकंडा में हम रहते थे, दौड़ रही हूँ, दौड़ रही हूँ, दौड़ रही हूँ। पता नहीं कब दौड़ते दौड़ते मैं थाने पहुंच गई। सोचिए इतना लंबा फासला है मेरे घर से थाना, कम से कम 3.5-4 किलोमीटर है। खाली पैर एक बच्चा रोता हुआ दौड़ता हुआ, बाप के डर से मैं थाना पहुंच गई। फिर थाना में जाकर के मैंने, सॉरी ये स्टोरी, आप बहुत स्ट्रांग है, बोलिए। बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं मैं, बहुत। मैं थाना पहुंची और थाने पहुंच करके मैंने टीआईजी को यही बोला, वहां पे पुलिस वालों को मैंने यही बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे घर वाले मुझे घर से भगा रहे हैं और मुझे मार रहे हैं और मुझे जान से मार देंगे, मुझे बचा लीजिए, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मुझे बचा लीजिए। पुलिस वाले ने बोला तुम क्या चोरी करे हो, तुम क्या गलत करके आए हो? ने कहा मेरा बस गलती इतनी ही है कि मैं एक लड़का होते हुए एक लड़की का जन्म लेकर पैदा हो गई आत्मा से, मेरी गलती है, मेरा चाल ढाल गलत है मेरे घर वालों के नजर से, मैं एक लड़का के जैसे नहीं चलता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, तो ये मेरी गलती है, इसकी सजा मुझे मिल रही है, मुझे प्लीज बचा लीजिए। फिर क्या था, डैडी जी एसईसीएल में सुपरवाइजर, चाचा जी प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ के, भाई तो बड़े भाई और भी भैया लोग सब बड़े, कोई एलएलबी किया हुआ है, सब पढ़े लिखे लोग, समाज के वरिष्ठ आदमी, उन सबको चोट लग गई कि हम इतने बलशाली, हमारे घर के सारे बच्चे लड़के मर्द, एक ये लड़का मर्द ऐसे कैसे पैदा हो गया। थाने में आकर के उन्होंने मुझ पर जो हाथापाई किया, जो मुझे मारा, मैं उसका बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती।
और फिर थाना पे इतना प्रेशर बनाया गया कि टीआई जी ने मुझे बोला कि ए लड़के, लिख करके दो कि ये सब चीज़ तुम अपने मर्जी से कर रहे हो, घर छोड़कर तुम अपने मर्जी से जा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप का कोई हाथ नहीं, कुछ नहीं, लिख कर दो वरना तुम्हें अभी अंदर कर देंगे। अब सोचिए, सारा एक परिवार, पूरा समाज एक साइड, और मैं अकेली एक साइड खड़े होकर के मैं क्या करूं? काटे तो खून नहीं शरीर पे। मैंने बोला मैं तैयार हूं। मैं लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके, शायद वो एप्लीकेशन आज भी होगा, कहते हैं ना पुलिस के पास तो सारा जी डेटाज जी। रहता है, वो आज भी होगा, जिसमें मैंने लिख करके दिया है कि हाँ ये सब मेरी गलती है, मैं अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरे घर वालों का कोई लेन देन नहीं है, इस पिताजी का कोई नहीं, किसी का कोई नहीं है। और मुझे वहां से भगा दिए थाने से। थाने से भाग करके एनजीओ था जिसमें विजय अरोरा है, और मैं उसका नाम आज लेना चाहूंगी इसलिए क्योंकि लिए उस टाइम पे वो विजय अरोरा ही था जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और साथ में मेरा एक दोस्त था, बहुत बहुत घनिष्ठ दोस्त था, शिवनाथ यादव, जिसे लल्लू बोलते थे हम लोग। ये दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया उस समय पे। और फिर मैं एनजीओ में रहना चालू करी। एनजीओ में भी आकर के मम्मी का वही रोना बोलना कि यहाँ से चले जा, तेरे को खोज रहे हैं, बहुत कुछ बातें हो गई। मैं बोली ऑप्शन ही नहीं है, क्या करूं? मैं निकल गई वहां से सब कुछ छोड़ करके। आ बिलासपुर में धर्म अस्पताल था उस समय पे, और आज वो सिम्स के नाम पे प्रचलित है हॉस्पिटल। जी। मैं वहां रहना चालू कर दी, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में मतलब ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल में मुझे कोई अच्छे से दे रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मर्चुरी जो होता है जहाँ पे लाश रखा जाता है, उसके जस्ट नीचे में एआरटी सेंटर था जहाँ पे एचआईवी एड्स से ग्रसित लोग रहते थे। ओह। उनका एआरटी स्टार्ट होता था। उसके मेन दरवाजे पे मैं बोरा ओढ़ के सोती थी। ओहो। और ऑप्शन नहीं था कहीं और जाने का, और पैसे नहीं थे कि मैं किराए पे घर ले सकूं, और उस समय उम्र भी नहीं था कि मुझे पता रहे कि जी। घर कहाँ से लेते हैं। आईडी नहीं, आइडेंटिटी नहीं, 1 रुपए जेब में नहीं, कुछ भी नहीं। व्हाट कैन आई डू? क्या करती मैं वहां रही। और वहां पे एक वॉचमैन था जिसने मुझे वहां का पुराना कपड़ा और ओढ़ने और सोने के लिए दरी और बोरी मुझे दिया था। और उसने भी ये सोच कर दिया कि कोई लड़का है और गरीब घर का होगा, बेचारा को भगा दिए हैं, चलो मैं सहारा बन जाता हूँ, उसने मुझे दिया। फर्स्ट दिन निकला, 2 दिन निकले, हफ्ते भर निकल गए वहाँ रहते हुए। और खाने की जहाँ तक पारी आई तो मैं भीख मांगती थी सिम्स हॉस्पिटल के बाहर गलियों में जा कर के, 10 रुपये 5 रुपये, 10 रुपये 5 रुपये, ब्रेड पकोड़ा ये सब खा के सो जाती थी। फिर 1 हफ्ते हुआ होगा, उसके आगे 10-15 दिन बाद वो वॉचमैन की निगाहें बदल गई, ओह। उसका नजरिया चेंज हो गया। एक्टिविटीज में थोड़ा सा चेंजेस आने लगा। और वो एक समय था जब मुझे वो सुलाकर निकल जाता था, बोलता सो जा भाई यहाँ पर, तू बेटा कोई बात नहीं। एक वक्त आया वो मेरे बाजू में आकर सो गया। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो दिन। बाप रे। बहुत शॉकिंग था वो दिन मेरे लिए। आगे मैं क्या बोलूं, आप समझदार हैं, बहुत जी। कुछ ऐसे हालातों से मैंने लड़ाई किया है और ये ये दौर होता है। कितने साल तक चला? ये दौर मेरे घर से 2015 तक चला है, जब मुझे घर से फिर पढ़ाई निकाला। आपकी छूट गई थी हाँ, पढ़ाई छूट गई थी। 11th पास होने के बाद? हाँ, 11th 12th के 11th होने के बाद ये छुट्टी गया था। फिर वहां से एक टर्न आया जब 3 महीना निकल गए वहां पे मुझे सिम्स में रहते हुए। फिर मुझे एक किन्नर मिली वहां पे, और उसने मुझे एक रास्ता दिखाया।
मैंने उसको यही बोला कि दीदी मुझे माँ दीदी मुझे पढ़ाई करना है और मुझे प्लीज़ अच्छा सा कहीं काम दिला दो, मुझे ले चलो यहाँ से बिलासपुर से। उसने मुझे दुर्ग लेकर आ गई और मैं उम्मीद से आ गई कि मेरा अब लाइफ अच्छा हो जाएगा, मुझे पढ़ाई वढ़ाई कराएंगे और अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस उम्मीद से मैं आ गई। कुछ हफ्ता बीता जब किन्नरों के समुदाय के बीच में मैं रही और उनकी एक्टिविटीज़ को समझी और अपने आप को पहचानी कि हाँ मैं भी एक किन्नर हूँ, मैं भी ऐसी ही हूँ, पर मैं पढ़ूंगी और मैं कुछ नाम कमाऊंगी और मैं कुछ बड़ा करूंगी। ये उम्मीद से मैं रह गई वहाँ पे और फिर हफ्ते भर बाद फिर पता चला उन्होंने मुझे रात की गीतांजलि एक्सप्रेस पे लेकर गए। नागपुर रोड से आती गीतांजलि एक्सप्रेस आज जी भी जी। आती है, रात को 11:30 बजे दुर्ग स्टेशन में रुकती है ये। 11:30 12 बज जाता है। मुझे लेकर गए और जनरल बोगी में हम मुझे चढ़ा दिए, मेरे साथ में 2 3 और किन्नर समुदाय के लोग जो पहले से उस जगह में रहते, उस घर पर रहते हैं वो। तो वो अचानक से ट्रेन चलना हुआ और उनका क्लैपिंग चालू। जी। मैं ऐसे खड़ा होकर देख रही हूँ क्या होने वाला है अब। उन्होंने ताली मार के लोगों को उठाना चालू कर दिए जो सोए हुए हैं, क्योंकि जनरल में तो सब जमीन में ऐसे ही पड़े रहते हैं, सब लटभट पड़ा रहता है। वहां उन्होंने उठाना चालू कर दिया और सबसे 10 10 रुपए 5 5 रुपए मांगना, कलेक्शन करना चालू कर दिए। मैं सन, वो बच्चा जो कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया, जब ट्रेवल की तो अपनी माँ का आंचल को पकड़ के, बाप के हाथ को पकड़ करके मैं ट्रेवल करी। और वो बच्चा अचानक से अकेले जनरल में, वो भी ऐसी ट्रेन जिस ट्रेन का मैंने कभी नाम नहीं सुना था, वहाँ पे, और वो किन्नरों के साथ में जो ताली मारकर उठाकर मांगना चालू करती है। मुझे अचानक से आवाज आया, ए तू क्या देख रहा है, चल मांगना चालू कर। कैसे मांगू, मुझे तो ताली मारना भी नहीं आता था, पर उन किन्नरों की गालियां और उन किन्नरों की फटकार से मैं मांगना चालू करी। और वो दौर फिर स्टार्ट हो गया। मैं 2.5 से 2 साल मैं ट्रेनों में भीख मांगना चालू कर ली। 2 साल मैंने ट्रेन में भीख मांगा। हाँ ये चीज़ था, और दिमाग में था कि ये जो पैसे हैं इन पैसों को मुझे संभाल कर रखना है और कुछ करना है। फिर वहां से मैंने 12th का अपना एग्ज़ाम पास किया वाह। उस ट्रेन के पैसों से। एनजीओ के थ्रू में कनेक्ट हुई और एनजीओ में मैं काम करने लग गई, वो उसको पीछे छोड़ के, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, ये मेरा दृढ़ ये निश्चय था। कैसा एनजीओ था? ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा। एक है, मितवा संकल्प समिति, जिसमें विद्या राजपूत आज अध्यक्ष है, मेरी बड़ी बहन है वो। उसके साथ जुड़ करके मैं फिर इस फील्ड में आ गई। वहां से एक दौर स्टार्ट हुआ जब उज्जैन से मुझे बुलावा आया, जी। और उज्जैन में जा करके हमने मैंने मतलब मेरा नाम आया वहाँ पे, लोग मुझे जानने लगे, मुझे पहचानने लगे, मेरी इज्जत होने लगी। उज्जैन महाकाल ने इतना इतना मान सम्मान दिया मुझे, बाबा महाकाल ने, कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, सीमाएं टूट गई थी। मैं बात कर रही हूँ किन्नर अखाड़े की, जो आज किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर बन रहे हैं, या किन्नर अखाड़ा हमारा 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 जो छाती ठोक रहे हैं, उन्हें शायद ये भी नहीं कुंभ पता। में भी चल रहा है। कुंभ में भी चल रहा है किन्नर अखाड़ा। शायद उन्हें ये भी नहीं पता है कि किन्नर अखाड़ा जब न्यू डाला था तो उस समय सिर्फ आप आए झंडा टांग के चले गए थे। जी। आप आए झंडा टांग के चले गए थे, आपको तो पता भी नहीं था कि किन्नर अखाड़ा का न्यू कैसे स्टार्ट हुआ और अब आगे कहां तक जाने वाला है। इसमें महाराज जी थे, और महाराज जी के साथ जुड़ करके वो तपती धूप में, उस गर्मी में, हमने किन्नर अखाड़ा का नींव रखना चालू किया वहां पे। जो वहां के बाउंड्री थे, जो उज्जैन के सरकार थे, जो वहां के नगर निगम थे, उनके साथ हम जाकर बैठना चालू किए। जी। मैं और ऋषि अजय दास जी, जिन्होंने इनके फाउंडर थे, जिन्होंने ये अखाड़ा स्टार्ट किया था, वो, मैं, हमारे साथ और भी लोग थे, हम सब मिल करके वो तपती धूप में 2015-16 की बात है जब उज्जैन महाकुंभ स्टार्ट हुआ था, घर घर जाकर के चावल गेहूं अनाज
ये सब कलेक्शन करते थे हम। कंटिन्यू 4 महीना हम लोगों ने किया ये सब चीजें। वहां की सरकार जमीन देने को तैयार नहीं थी। वहां पर अजय ऋषिदास जी, मैं, मेरे साथ एक और मेरी बहन थी जो आज आज के डेट में वो है नहीं इस दुनिया में, वो हम सब मिल करके वो करने लगे। आप आए थे, आप भी आए थे, मैं नहीं कहती जो आज दावा कर रहे हैं, मैं नाम लेकर के मैं नहीं बोलना चाहती, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, बट आप नहीं थे दैट्स टाइम। आप आए, झंडा हिलाए, चले गए। हम वहां पर रहे, हम लोगों ने किया सारा कुछ, मैंने किया वहां पे। उज्जैन के जन जन बच्चा, चूचू बच्चा से आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किन्नर अखाड़ा का नींव रखने वाले में सबसे पहला कौन था, तो उस समय शैली राय का नाम ही आएगा। लोग शैली राय को ही बोलेंगे कि हाँ ये थी। फिर अखाड़े से अचानक मुझे निष्कासित कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। शायद हो सकता है मेरे किन्नर बहनों को मैं रास नहीं आई, या हो सकता है उन्हें लगा होगा ये सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है हमारा, कर रहा है, इसको हटाओ रास्ते से। ये कौन होता है प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा? तो गुटबाजी सब जगह होता है, पॉलिटिकल सब जगह होता है, वो कोई भी समाज हो, वो औरत, आदमी, तो किन्नर, कोई शैली भी जी, हो। जैसा एक एज ए पुरुष के रूप में आप थी, पर आज आपको देख के लगता नहीं कि आप पुरुष थी, पूर्ण रूप से स्त्रीत्व का रूप है आपके भीतर, तो ये शारीरिक परिवर्तन हो गया अपने आप या आपने उसे करवाया? आजकल ऐसा भी सुनने में आता है कि चिकित्सकीय साधनों से इसको किया जा सकता है। ये बहुत सही सुन रहे हैं आप। अच्छा। ये 100% श्योर है ये चीज, और बहुत राइट है ये बात। हाँ, सभी चिकित्सक के दौर पे ही जा रहे हैं, और अभी तो साइंस इतना डेवलप कर गया है कि अभी तो अच्छे खासे लड़के भी लड़की बन जा रहे हैं। तो ये आपका दौर कब पर से ये शुरू? चीज है, इस चीज में मैं एक प्रकाश डालूंगी इस बात पे कि आप अगर संपूर्ण मर्द हैं, ऊपर से अंदर से आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं एक मर्द की है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑपरेशन कराकर लड़की बन जाए, जी। है ना? ये वही लड़के ऑपरेशन करवाते हैं जो अंदर से एक महिला है, जिनको संपूर्ण होना है, जिनको पूरी अपनी जिंदगी अपने रंग रूप के साथ जीना है, वही करा सकते हैं। ये बात बहुत गलत है कि एक लड़के को ये लोग लड़की बना देते हैं, या एक लड़का किन्नर बन जाता है ऑपरेशन करा के। ये मिथ्या है, ये गलत बात है। आपको मैं कह रही हूँ ना, आप तो मर्द है, आप ऑपरेशन कराएंगे, लड़की बनेंगे आप? नहीं, तो इसमें एक जिज्ञासा है कि क्या ट्रांसजेंडर और किन्नर अलग अलग होते हैं या इनके अंग भी अलग होते हैं? ये नहीं, इसमें ये है सब एक ही, बट एक टाइपोलॉजी बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक अलग है। ये टीजी सॉरी एलजीबीटीक्यू एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अलग अलग एक एक स्तंभ, एक एक न्यू है, जिसमें सब कुछ आ रहे हैं आज के डेट में। और रही बात ट्रांसजेंडर्स की, तो ट्रांसजेंडर्स नॉर्मल हम ही हैं, किन्नर नॉर्मल हम ही हैं, जी। एलजीबीटीक्यू के जितने भी गेज जो भी है वो हम ही हैं। क्यों? जब जन्म हुआ तो हम लड़के के रूप में थे, एक्टिविटीज तो लड़कियों की थी, जी। तो गे थे दैट्स टाइम, हम हमें गे कहते, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया था। फिर हम बड़े हुए, थोड़ा हमने चेंज किया, बिना ऑपरेशन के हमने साड़ी ब्लाउज लगाना चालू कर दिया, तो हम क्रॉस ड्रेसर बन गए। अच्छा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते गए, हमने ऑपरेशन करवा लिया, मैंने भी ऑपरेशन करवाया है पूरा। मैं आज ऊपर से लेकर नीचे तक मैं एक महिला हूँ, एक मैं औरत हूँ, और ये रूप को मैंने बहुत अच्छे से सहेज कर बनवाया है अपने आप को। मैं नहीं कहती कि मुझे कुदरत ने ऐसा बनाकर भेजा है, कुदरत ने मेरा दिमाग और मेरा दिल बनाकर भेजा है। तो शैली जी, घर से भागा हुआ जीतू हाँ। शैली बनता है, सड़कों पर आवारा घूमता है, भीख भी मांगता है, और उसके बाद 2019 में शैली राय मिस ट्रांस क्वीन बन जाती है इंडिया। ये यात्रा कैसी हुई आपकी? ये यात्रा भी इतना इजी नहीं था, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रही थी कि उज्जैन पे मैं थी, और वहाँ पे किन्नर जी। अखाड़ा का जो नींव रखा, फिर वो सब चीज़ें चला। फिर कुछ किन्नरे आए, जिसमें बड़े बड़े पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर अपने आप को जो कहते हैं, वो आए। उन्हें मैं रास नहीं आई, वो मुझे निकाल दिए। हमने बोला निकाल दीजिए, आप किन्नर हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, मैं भी तो किन्नर ही हूँ, मैं भी तो ट्रांसजेंडर ही हूँ। तुम्हारी सोच कहाँ तक है वो देखा जाएगा, मेरी सोच जहां तक है मैं वहां तक निभ कर दिखाऊंगी। जी। उज्जैन, सिंहस्थ,
अकेली ट्रांसजेंडर, अकेली किन्नर में परशुराम वेद विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम तले मैं एक जगह पर बैठी रही, अपना आश्रम बनाए रखी और किन्नर अखाड़ा एक साइड अपना चलता रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। मैं अपना पूरा कंप्लीट करके वहाँ से निकली। उसके बाद फिर दौर चेंज हुआ मेरा। जब वहाँ से निकली तो फिर मुझे लगा सनातनी का मैंने बहुत करा है और सनातन धर्म का मैंने बहुत प्रचार कर लिया है, अब क्यों ना अपनी ज़िंदगी को भी जी कर देखा जाए। जी। क्यों? क्योंकि भगवा तो रास नहीं आ रहा है लोगों को। और वो लोग कौन? वो मेरे समाज के ही लोग। आज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सिंहस्थ चल रहा है, मुझे लाइव जाती हूँ या मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मुझे आज भी मैसेजेस है बहुतों के कि माता जी आपने भगवा क्यों छोड़ दिया? आप सिंहस्थ में आप इतना सुंदर आप कर रही थी, आपने क्यों छोड़ दिया? तो मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि ये छोड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था या मेरी कोई सोच नहीं थी कि मुझे छोड़ देना है। मुझे छोड़ाया गया। जो मेरे कम्युनिटी के जो मेरे महान हस्ती लोग हैं, जो ना महामंडलेश्वर बन रहे, पीठाधीश्वर बन रहे हैं उज्जैन में, यहाँ जाकर वहाँ जाकर के, इन लोगों को मैं राशि नहीं आई, वो चाहते ही नहीं थे। तो फिर मैं लड़ना चाहती नहीं इनसे, मुझे मतलब ही नहीं है। जी। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। मैं तो बाजार जाने को तैयार हूं। मैंने कहा चलो अब जिंदगी फिर से टर्न करते हैं। मैं तो किन्नर हूं, मेरे 7 रंग है। मैंने कहा मेरे 7 रंग है। उन 7 रंगों में से एक भगवा भी मेरा रंग ही था, सफेद भी मेरा, काला भी मेरा, पीला भी मेरा, सारा कुछ मेरा। तो मैं क्यों ना फिर सांसारिक सुख में जाऊं और इसमें भी जाकर कुछ करूं। फिर मुझे पता चला कि एक ब्यूटी पेजेंट होता है जिसमें किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है बहुत सुंदर, जहां पर आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को स्थान में ला सकते हैं, लोगों के सामने दिखा सकते हैं कि एज अ ट्रांस वुमेन आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है जिसे आप देख सकते हैं। तो जब इसके बारे में पता चला तो 2019 पे मैंने तैयारी किया। 2018 पे सिंहस्थ से आने के बाद, जी। सिंहस्थ 15-16 का था, आपको पता है। एक साल मैंने गैप लिया अपने आप को समझने के लिए, 18 तक मैं अपने गैप को, उसके बाद फिर 2019 में मैंने उसमें पार्टिसिपेट लिया। और पार्टिसिपेट लेने के बाद ये बहुत गर्व से मैं कहूँगी कि छत्तीसगढ़ के सरकार और छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, सब जगह की, इन्होंने इतना भर भर के वोट दिया कि सबसे हाईएस्ट वोट कंटेस्टेड मैं थी वहां पे, वाह। ब्यूटी क्वीन पे, जिस पे मुझे मेडल मिला और टैग मिला उसका। और फिर मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2019 फर्स्ट रनर अप रही मैं, और अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके मैं प्रतिनिधित्व करके मैं अपना वापस रायपुर छत्तीसगढ़ आई। ये मेरा सफ़र था यहाँ तक। फिर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले, उन प्रोजेक्ट्स में काम किया मैंने, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ से भी था, बट दैट्स टाइम शायद हो सकता है मैं नहीं ली, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे। मुझे लगा कि सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे जाना चाहिए, तो सोशल एक्टिविटीज़ मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस किया मैंने, और इस इंडस्ट्री को फिर मैं थोड़ा सा छोड़ दी। शैली जी, विगत 4 सालों से आप विवाहित हैं। हाँ। आपने विवाहित जीवन शुरू किया है, आपके पति भी हैं और पति भी आपके पूर्ण पुरुष हैं, जैसा आप बताते। ये यात्रा कैसे हुई आपकी? ये सौभाग्य था मेरा और ये किस्मत का खेल है। और ये मेरा तपस्या था, तप था बोल दीजिए इसे। जो समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, जो 5 साल के बच्चे से लेकर के मैं जो आगे तक बढ़ी, सिंहस्थ कुंभ से लेकर के, उज्जैन से लेकर के जब फिर मैं आई, और फिर मिस ट्रांस क्वीन इंडिया तक का सफ़र था, ये दौर था। ये सब दौर पे मुझे ऐसा लगता है मैं फेथफुली थी और निस्वार्थ भाव से मैं करती गई। जी। तो ईश्वर ने, ऊपर वाले ने मुझे नवाज दिया। उन्होंने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। वाह। और वो गिफ्ट के तौर पे मेरे पति शुभम जाधव ये आए मेरे ज़िंदगी पे 2021 में। और 20 तक तो वैसे भी लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं था, सारा कुछ ख़त्म था, बंद था। 2021 के एंड में मुझे शुभम मिले, और ऐसा मिलना हुआ हमारा कि बस अब तो ये जो बैरियर है, ये जो समाज का बैरियर बना हुआ है, ये जो क्राइटेरिया इन लोगों ने जोड़ रखा है, इस बैरियर को तोड़ना। और ये बैरियर को तोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा बखूबी और निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया। वो गर्व से कहते हैं कि हाँ, मेरी बीबी, मेरी वाइफ शैली राय जाधव है,
हाँ वो एक किन्नर है तो क्या हुआ, हाँ वो एक ट्रांस वुमेन है तो क्या हुआ, है तो मेरा प्यार और मेरी बीबी है, वो वाह। सम्मान। उनका वो जो कॉन्फिडेंस था और उनका जो प्यार था, वो समाज के लिए बहुत भारी पड़ गया और समाज छोटा पड़ गया। और उनके इस जुनून से मुझे एक परिवार मिला, मेरा ससुराल मिला, जिसमें मेरे को मेरी सास, मेरी जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद, मतलब बोल सकते हैं कि मैं एक पूरे भरा पूरा छत्तीस, परिवार। हाँ छत्तीसगढ़ की सबसे पहली ट्रांस वुमेन होंगी जो एक बहू के रूप में, एक औरत के रूप में रहती है वाह। और बखूबी तौर से अपना घर परिवार को चला रही हूँ। ससुराल का काम ससुराल को निभ रही हूँ और साथ में अपना जो परंपरा है मेरा ट्रांसजेंडर का, जो मेरे गुरु चेला का परंपरा है, उसे भी निभा रही हूँ। दोनों जिंदगी को मैं बखूबी तौर पे जी रही हूँ और चल रही हूँ। आपकी जिंदगी में जो अपने थे वो पराये हो गए, जो पराये थे वो अपने हो वो गए हैं अपने हो गए। समय के साथ साथ। और अपने में सबसे पहला तो मैं नाम अपनी माँ को ही लूंगी, जो मेरी सासू माँ है। और उस माँ को सलूट है, सौ सौ सलाम है, जितना बोलूं कम है। आप एक बार सोचने की कोशिश करिए, आपका पुत्र है, आपका बेटा है, आपका बेटा अगर बोले कि पापा एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की है, आप क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा मिलाना हमें। अचानक पता चले वो लड़की लड़की नहीं, वो ट्रांस वुमेन है। वो लड़की तो है पर वो ट्रांस वुमेन लड़की है। आपका दिल गंवारा करेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोलिए। पुरुष प्रधान समाज है। नहीं करेंगे आप? लोगों के ताने और तंज से त्रस्त हो जाएगा वो, बढ़ेगा ही नहीं आगे। ऐसा साहसिक कदम उठाने वाले बहुत कम है है ना? जो आपका वो है। जो साहसी कदम उठाने वाली वो मेरी सास है, वाह। जिसने डायरेक्ट बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू खुश है ना अपने बेटे से? उन्होंने पूछा। मैं भी फोन पे थी, हम दोनों स्पीकर में थे, हम दोनों एक साइड बैठे थे और मम्मी घर में थी, और इन्होंने फ़ोन लगा कर पूछा कि मम्मी ऐसी सी बात है, मैं शैली से शादी कर लिया हूँ, आगे क्या करना है बोल दो, आप रखोगी नहीं रखोगी, क्या चाह रहे हो आप, अपने दिल का बोल दो। माँ ने सिर्फ इतना ही बोला, तू खुश है ना? वाह। और बेटा ने बोला मैं बहुत खुश हूँ मम्मी के साथ। तो शाम को ले आ बहू को घर। क्या बात। मेरे को, मैं, मतलब इतना खुश, मैं इतना खुश कि मैं बता नहीं सकती। मैं जब घर गई तो वो वेलकम, जैसे एक नई नवेलन दुल्हन का जैसे वेलकम होता है वैसा वेलकम करी मेरी जेठानी, मेरी सासों ने, सास ने और मेरी जेठानियों ने। वो पैर के छाप, वो कलश को गिराना, वो हाथ के छाप, हर एक चीज पूरे पारंपरिक तौर पे सारा विधि विधान के साथ मुझे घर में एक्सेप्ट करा गया। वाह। मैं बहुत धन्य मानती हूँ अपने आप को, और अपनी सास को मैं थैंक यू बोलती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कि उसने मुझे सच में दिल से माना और आज तक मुझे मानती है। आज शादी को 4 साल हो गया, वरना यहाँ तो आजकल देखिए ना, अच्छी अच्छी लड़कियों के घर भी नहीं चल रिश्ते रहे, टूट रहे हैं। रिश्ते टूट जाते हैं। आप 4 कदम चल कर देखिए, किसी न किसी के घर की बेटी आज घर में पड़ी होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी का दामाद कोई ना कोई तमाशे पे है। हर एक का नहीं कह रही हूँ। जब वो प्योर लड़की, जो प्राकृतिक तौर पे ईश्वर ने जो जोड़ी बनाकर भेजा, वो जब टूट करके बिखर जा रहा है, फिर मेरा तो नेचर ऐसा है और हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि ये हमने बनाया ईश्वर से लड़के। ईश्वर ने नहीं दिया, ईश्वर से हमने मांगा है। ईश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर ने कहा है एक लड़का लड़की के बीच शादी होगा, समाज में बैठेंगे, बढ़ेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, समाज बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। ईश्वर ने थोड़ी ना ऐसे कोई वरदान दिया है कि एक किन्नर शादी करेगी, एक लड़के से शादी करेगी और इनका जिंदगी ऐसे चलेगा और वंश खत्म। ये हमने मांगा है, हम लड़े हैं ईश्वर से, भगवान से हमने लड़ा है। बोले नहीं ये चाहिए, मतलब चाहिए हमें, ये जिंदगी में ऐसा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज एक शैली पैदा हुई है। आप आगे चलकर देखिएगा, आगे जब और समय बीतते जाएगा तो हर एक साल के बीच में या 100 बच्चे के बीच में एक शैली फिर पैदा होगी, जिसको ये चीज तो पता रहेगा कि मैं अगर अच्छी जिंदगी जीऊं, अच्छा काम करूं, निस्वार्थ भाव पे अगर मैं सब कुछ करते जाऊं, अगर किसी के बारे में गलत ना सोचूं और मन साफ रखूं, तो मेरी जिंदगी भी नॉर्मल हो सकती है एक लड़की की तरह। मैं भी किसी की घर की बहू बन सकती हूं, बेटी बन सकती हूं।
तो ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा शैली जी, आपके समय में जो उपेक्षा और तिरस्कार होता था, इन 15 20 25 सालों में क्या अंतर महसूस करती हैं? देश में कुछ बदलाव आया है? समाज की सोच में कुछ बदलाव आया है? हाँ जी, आज समाज में बहुत बदलाव आया है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि एक दौर था जब लोगों को इतना ही पता था कि किन्नर बोलने से बस पैर पड़ लो और आशीर्वाद ले लो, जी। यही था। किन्नर बोलने से आपको भीख मांगना है, घर 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 जाकर में भीख शगुन में मांगना बुला लो। है। हाँ, कोई भी सगन हो, कहीं कुछ हो तो आप बुला लो। क्या है? क्यों? हाँ, मैं मानती हूँ कि हम ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के बनाए हुए एक बहुत खूबसूरत अंश का हम हिस्सा हैं, मैं मानती हूँ। अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमको माना गया है, मैं ये भी मानती हूँ। शिव शंभू का स्वरूप है हम, ये भी मानती हूँ मैं। सारे पुराणों को, कथाओं को, सबको मानती हूँ, बट हूँ तो इंसान। जी। खाती तो मैं दाल चावल भात ही हूँ। जो आप खाते हैं वही खाती हूँ, जो तन पे आपने कपड़ा डाला वो मैं डालती हूँ। बिल्कुल। तो फिर मुझे स्पेशल ट्रीट मत करो ना स्टेप वाला, कि आप आइए और दुआ दीजिए। क्यों? आप मुझे दुआ दीजिए ना भाई। वाह। बिल्कुल। आप मेरे से दुआ कितना लेंगे? मुझे दुआ दीजिए कि जैसे आपकी बेटी फल फूल रहे हैं, जैसे आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, जैसे आपके बच्चों को जैसे जॉब मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, प्राइवेट जॉब मिल रहा है, एक सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान मुझे मिले ना, ये दुआ करिए ना। मुझे तो किसी ने नहीं दिया। जी। मैं जब जॉब मांगने गई तो मुझे निकाल दिया गया, कहीं कोई काम नहीं, कुछ नहीं। कौन रखता है जॉब पे किन्नरों को? कोई नहीं रखता है। तो फिर लास्ट में यही पता चलता है ना कि सिग्नल में भीख मांगना है, ट्रेन में भीख मांगना है, या फिर गुरु प्रथा के, चेलों के प्रथा में जाना है और भिक्षावृत्ति करनी है और लोगों को दुआएं देनी है, लोगों को आशीष देना है। इतना ही पता है। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत कम हो चुका है, और लोगों को अब पता है कि ट्रांस वुमेन बच्चे अब पढ़ लिख रहे हैं। आप देखिए हमारे फील्ड में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर हो गए हैं, अभी वकील ट्रांस हैं, वुमेन डॉक्टर हैं। वकील है ना, आईएएस है, एमएलए बन गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज में चले गए हैं। जी। और ऑलमोस्ट बॉलीवुड में देखिए मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, सभी हमारे कम्युनिटीज के लोग हैं। तो अभी बदलाव चालू हो चुका है और बदलाव हो गया है, मैं अच्छा मानती बदलाव हो हूँ। रहा है। अच्छा बदलाव और है। वो दौर तो नहीं है जो घर में माँ बाप बिल्कुल भगा नहीं, दें। वो दौर तो निकल चुका है और अब चले ऐसा नहीं गया है, होता। मैंने जो बताया वैसा आपको। अब नहीं होता ना। वैसा अब नहीं होता मुझे लगता है। हाँ, अभी भी मानसिकता अगर किसी की गलत होगी, खराब होगी, तो उसका मैं नहीं कह सकती। बट अभी तक मुझे जहाँ तक पता चला है कि अभी फैमिली एक्सेप्ट कर रही हैं, बच्चों को बहुत सम्मान दे रही हैं, प्यार दे रही हैं। 80% फैमिली समझ चुकी है, 20% को और समझना है। अभी अमेरिका में शैली जी, सुनने में आ रहा है कि वहाँ कानून पास हो रहा है कि थर्ड जेंडर को समाप्त कर रहे हैं, मतलब थर्ड जेंडर माना ही नहीं जाएगा। अच्छा। या तो वो पुरुष है या वो स्त्री है। बहुत अच्छा है तो तो। या क्या यहाँ भी ये सब लागू होना चाहिए? मेरे को जहां तक लगता है, अगर ये कॉलम कॉलम को हटा रहे हैं ट्रांसजेंडर को, तो फीमेल में अगर जाएगा तो मैं तो फिर सराहनीय है। जी। सरकार के लिए मैं खूब दुआ करूंगी और मैं बहुत बड़ी पार्टी करूंगी और एंजॉय करूंगी। और अगर उन्होंने मेल में डाला तो फिर तो ये मूर्खता की फिर हदें पार कर रहे हैं। नहीं, ये कैसी अगर सरकार है? कोई स्त्री बन गया है तो उसको स्त्री माना जाए, जो और पुरुष में है तो वो पुरुष। पुरुष माना जाए, ये स्पष्ट धारणा बननी हाँ, ये चाहिए। धारणा होना चाहिए। यहाँ भी किसी को लागू है। ऐसे मतलब इंडिविजुअल ऐसे बीच में खड़े होकर मत बोलिए ना ट्रांसजेंडर है। जी जी। मैं अगर आपके सामने बैठी हूं, आप मुझे किन्नर बोलकर संबोधित करेंगे, मुझे भी खराब लगेगा। हाँ, मैं हूं। से आप एक अंधे को अंधा नहीं बोल सकते डायरेक्ट, एक समझने की काणे को बात है। काना नहीं बोल सकते। आप समझदार हैं, बिल्कुल। आप उसको नाम से बुलाइए, या उसको सीधा बहन बोलिए, या एक फीमेल बोलिए। आप काणे को ऐसे बोलोगे कि काड़ा बैठा हुआ है, तो चुपता है ये। होता कुछ नहीं है, बोलने से किसी का कुछ नहीं होना। काड़ा काड़ा ही रहेगा, अंधा अंधा ही रहेगा, किन्नर किन्नर ही रहेगा, आदमी आदमी ही रहेगा। बट एक होता है कि दिल में लगता है कि हमें भी एक सम्मान पूर्वक शब्दों से हमें बुलाया जाए और समझा जाए। शैली जी, 4 साल आपकी शादी के हो गए हैं। एक शादीशुदा जोड़ा बच्चे की कामना भी करता है। आप क्या सोचती हैं? देखिए, इस चीज के लिए तो कुदरत ने मुझे कभी भी मत शायद कुदरत कभी नहीं चाहेगा इस चीज की ये ऐसा हो, या भी कुदरत के खिलाफ कभी नहीं जा पाऊंगी इस चीज को लेकर के। एक किन्नर या ट्रांस वुमेन कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये फैक्ट है जी और ये जी। जिंदगी भर फैक्ट रहेगा। हाँ, ये है कि मैं एक बच्चा गोद ले सकती हूँ, एक ऐसा बच्चा गोद ले सकती हूँ जिस बच्चे को
मैं पढ़ा लिखा करके उसका भविष्य बनाऊं, भविष्य संवारूं। और मेरे पति का भी सोच यही है। शुभम हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि पहले हम बच्चा लेंगे गोद, एक लड़की लेंगे, ऐसी बच्ची लेंगे जिसका हम भविष्य बनाएंगे, उसका जिंदगी में हम खुश रहेंगे, वो हमारे साथ खुश और हम उसके साथ खुश रहेंगे। तो वाह। हमने यही सोच रखा है कि हम इन फ्यूचर हम एक बच्चा गोद लेंगे और लीगली तौर पे और समाज से मिलजुल करके, परिवार से मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे, ये रहेगा। आपने संघर्ष से अपने को एक ऊंचे मकाम पे पहुंचाया। आपके जैसे बहुत से हैं साथी शैली जी जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उसी अवस्था में हैं। ट्रेनों में भीख मांगना, सड़कों पर घूमना, अपमानित होना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई योजना है आप लोग के पास, या उनके उत्थान के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं? देखिए, अब इस चीज़ के लिए भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो ऐसे ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं या लोग हैं जो अभी भी उस लाइन पे हैं, वो गलत नहीं है। बिकॉज़ मैंने जैसे कहा कि अभी समाज पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। आप जॉब नहीं दे रहे हैं ना, जी, आप जॉब देना चालू करें तो सब ठीक हो जाएगा। और जॉब से पहले परिवार थोड़ा-सा एक्सेप्ट करना चालू करते। ये बहुत मैंने क्या जरूरी कहा, है। अभी 80% परिवार एक्सेप्ट कर रहा है, 20 नहीं कर रहा है। वो जो बच्चे हैं वो 20% वालों में से हैं, जी, जिनके परिवार नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी। उनको भगा दिया जा रहा है घर से, जॉब नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं करे। एजुकेशन सबसे बड़ा क्या होता है ना, परिवार जब निकाल देता है ना तो एजुकेशन ना मार खाता है बहुत जल्दी। जी, जी। पढ़ाई बहुत जल्दी मार खाता है, क्योंकि बच्चा जब इस अवस्था में रहता है, निकालते हैं उस समय वो 8वीं 10वीं 5वीं ये सब स्टैंडर्ड में रहता है। उस समय आप घर से निकाल दिए उसे, तो कहाँ से पढ़ेगा? वो पढ़ेगा कि पापी पेट को पालेगा। और वो पापी पेट का सवाल जब आता है तो पढ़ाई फिर एक साइड रह जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। और सब तरफ से रिजेक्शन मिला रहता सब है। तरफ से रिजेक्शन मिला, क्या करेगा फिर? तो भीख ही मांगेगा। और रही बात जो हमारे गुरु चेला का परंपरा है, यहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं, वो बड़ी बड़ी माइयाँ रहती हैं। वो माइयाँ रहती है जो आज की डेट में पढ़ भी नहीं सकती ना जॉब कर सकती है। अगर आप जॉब दोगे भी, सरकारी जॉब भी दोगे, वो है 40-50 साल की, सब लोग 60-60 क्या साल की, करेंगे इस उम्र में? उतनी उस अवस्था में चले गई, वो क्या जॉब करेंगी क्या? अब ऑप्शन नहीं है, परिवार तो उन्होंने देखा ही नहीं है कभी, तो ऑप्शन ही नहीं, क्या करेंगी? तो फिर दुआ दरूद करती हैं वो। मैंने क्या कहा, दो प्रकार के हैं। एक जो है सांसारिक में है, जो अपने रंग रूप से अपने आप को चला रहे हैं और कर रहे हैं। और एक जो है रैन बसेरा बना करके गुरु चेला के प्रथा में, पारंपरिक प्रथा में जुड़े हुए हैं, जिससे मैं खुद जुड़ी हुई हूँ। मेरी जम्मू कश्मीर में मेरी गुरु रहती है शीतल नायक, मैं उनकी चेला हूँ। मैं उनके प्रथा के अच्छा, गुरु साथ में, शिष्य परंपरा है। जी हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं एक चेला हूँ अपनी गुरु की। तो सारे लोग ऐसा करते हैं? मैंने क्या बताया आपको, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जीना पसंद करते हैं, जिनको मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता वो कैसे हैं। और एक होते हैं जो गुरुओं का सेवा करना चाहती हैं, जो इस परंपरा को चालू करके रखना चाहती हैं, जो इस परंपरा को उस मुकाम तक ले जाना चाहती हैं कि कल के डेट में लोग सच में कहें। मैं दुआ देती हूँ लोगों को तो लोग मुझसे सम्मान के साथ देते हैं, लोग मुझे प्यार देते हैं। तो वो मेरे गुरु से मुझे मिला है ना सीख, वो जो आशीर्वाद है, जो करिश्माएं हैं, वो जी। सब तो मेरे गुरु से मुझे मिला है। तो गुरु चेला का प्रथा तो हर एक समाज में हर एक लोग मानते हैं, तो मेरी गुरु वहां पर है और मैं उस प्रथा से जुड़ी हुई हूँ। जी। मैं दोनों जिंदगी को बखूबी तौर से तालमेल करके चलाती हूँ। तराजू पे मैंने एक साइड अपने गुरु को और एक साइड मेरे परिवार को रखा हूँ, और दोनों तराजू न्यू बराबर है, ऐसा कोई ऐसे या ऐसा है ही नहीं। दोनों को समान मात्रा में बराबर से चला रही हूँ। आप देश भर में दौरा करती हैं शैली जी, अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं। कोई बहुत मज़ेदार किस्सा बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? एक मजेदार किस्सा तो यही है कि जब मैं जा रही थी बेंगलोर। तो बेंगलोर जाते समय तो खैर, जाते समय हम फ्लाइट से गए तो कोई नहीं, आते समय रिटर्न हमें फ्लाइट का टिकट नहीं मिला, तो हम ट्रेन पे आ रहे थे। तो उसमें एक बच्चा ना बैठा हुआ था और हम बैठे हुए थे, और साथ में मेरी एक फ्रेंड थी। तो अब वो क्रिश्चियन है। वो बच्चा, हम बातें कर रहे थे तो मे भी शायद एंग्लो इंडियन है मेरी फ्रेंड, तो वो समझ गया होगा बच्चा, तो वो अपनी माँ को हमारे सामने चिल्लाकर बोल रहा है, मम्मी मम्मी ये क्रिसमस है क्या?
ये लड़का जैसा क्यों बोल इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतना गंदा था कि हम इतना सुंदर सा तैयार होके, इतना सुंदर सा सूट सलवार लगा के नेल पेंट लिपस्टिक लगा के बैठे, और बच्चा हमें बोल रहा है ये लड़का जैसा क्यों बोल रहा है। और फिर उसे पूछ रहा है ये क्रिसमस है क्या, वो बोलना चाह रहा होगा कि क्रिश्चियन है। तो मेरी बहन, मेरी सहेली जो थी, वो बोलती नहीं बेटा मैं क्रिसमस नहीं, मैं दिवाली हूँ बोल। वो सबसे मजेदार हैट्रिक था। और फिर हम एक दूसरे के चेहरे को देखकर जो हंस रहे हैं, मतलब वो मुझे बोल रही तंज कस कस रही है और मैं उसे तंज कस रही हूँ। क्या हुआ तेरा मेकअप का, मैं बोली क्यों तू लिपस्टिक लगाई है, क्यों तू बाल बढ़ाई है, बच्चे तुझे लड़का ही बोल दी। वो एक किस्सा था जो जिंदगी भर याद रहता है मुझे। और उसके बाद तो फिर कभी ऐसा कोई मोमेंट्स आया ही नहीं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे बहुत सम्मान से और एक फीमेल के तौर पे ही देखते हैं। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि लोग मुझे पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। और वरना लोग मुझे नहीं पहचान पाते और मुझे कभी नहीं कहते। अभी चर्चा में आपने बताया कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप स्ट्रांग बाद में हुई कि शुरू से थी? हम्म। आप स्ट्रांग शुरू से थी या बाद में? नहीं, स्ट्रांग में समाज के थपेड़े से हुई हूँ। जी। ये जो समाज ने मुझे जो लात मारा है, मैं इससे स्ट्रांग हुई हूँ। आप एक लात सह सकते हैं, आप दो लात सह सकते हैं, आप तीन लात भी सह सकते हैं। बट आपको कंटिन्यू कोई लात मारते रहे, गालियां देते रहे, बकते रहे, कोसते रहे, तो आप क्या करेंगे? आप या तो मर जाएंगे, या तो आप छुप कर कहीं बैठ जाएंगे, या तो फिर आप सामने खड़े होकर डट करके उनको जवाब देंगे। मैं उनमें से हूं, मैं जवाब देने वालों में से हूं। वाह। मैं छुप कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। और रही बात मरने की, तो वो दौर चले गया जब मैं उस समय थी जब मैंने सुसाइड किया था। और 4 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और चारों बार मैं जिंदा ही रह गई। शायद ईश्वर चाहता ही नहीं था कि मैं मर जाऊं। अच्छा, घर से निकलने के बाद? हाँ जी, घर पे ही थी जब ये स्कूल का दौर था उस समय। तो मैं 4 बार सुसाइड करी हूँ, क्योंकि ये रंग रूप चाहिए ही नहीं था, लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे ना। कोई वहां से खड़े होकर के बोल दे कि अबे छक्का, कोई उधर से खड़े होकर के तंज कस दे अबे गांडू, ओए। अबे मामू, अबे हिजड़े। ओ, तो कैसे जानूंगी ये सब चीजों को? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मेरे एक नाम नहीं है, मेरे 6-7 नाम हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो जो चीज बोल रहे हैं वो क्या हो। तो मुझे लगा मेरे नाम है। ओह। लोगों ने ऐसा कहा। पढ़ाई करने के लिए ट्रेनर में भीख मांगी, तो अनगिनत बार ये जिस्म से ये जो ब्लाउज जो दिख रहा है आपको पीछे से ऐसे फटते थे। अनगिनत बार। किससे कहूं? ये जो आंचल में जो पीन लगा हुआ है, ये पीन कभी नहीं लगता था ट्रेन में, कभी नहीं। मैंने कभी आंचल में पिन नहीं लगाया। क्यों? एक बार जब फर्स्ट टाइम लगा कर गई थी, तो ये पिन जब ऐसे खिंचाया ना, वो पिन ही मुंह से चुभ गया था। ओह। मैं बोली जब ईश्वर को जब नंगा करना ही है, ईश्वर को जब मुझे नंगा देखना ही है, ये समाज को मुझे नंगा देखना ही है, इन्हें नंगा ही करना है मुझे, क्या पिन लगाऊं मैं? लो, खींच लो। वो हो गया। फिर समाज से थोड़ा सा बाहर निकली, अपने कम्युनिटी से बाहर निकली, तो कम्युनिटी वाले खींच खींच के नीचे गिराती है। इतने थपेड़े, इतने थपेड़े, इतने लात घुसे। तो फिर तो स्ट्रांग होना ही होना था मुझे, अजय जी। वाह वाह। आप तो एक मिसाल हैं हर उस औरत और मर्द और युवाओं के लिए कि ज़िंदगी में थपेड़े आपको स्ट्रांग बनाए, ना कि आप जा कर के सुसाइड कर लें। और इतने दुख भरे दौर से गुजर के आप अपने आप को आज स्थापित कर पाई हैं, निश्चित रूप से आपके भीतर की शक्ति है। मैं अजय जी एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से, और आपके इस चैनल के माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि
अभी के जो जनरेशन्स आ रहे हैं ना, जो न्यू पीढ़ी आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसजेंडर्स। आई जस्ट से कि एवरीबडी, जितने भी हमारे सोसाइटी में जो भी हमारे इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं, उन जी सब के लिए बोलूंगी चीज कि ना, आप हारना छोड़ दीजिए। जिंदगी कभी किसी के लिए अच्छा नहीं है और कभी किसी के लिए बुरा भी नहीं है। ये तालमेल बनाकर चलता है ये जिंदगी। आपको जितना दुख दे रहा है उतना सुख भी देगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सह पा रहे हैं। आपको सहना पड़ेगा, आप सहिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे सब अच्छा होगा। बिकॉज आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई मर जा रहा है, कोई किसी का कुछ कर दे रहा है, कोई डर के मारे कहीं कुछ कर ले रहा है। मत करिए सब चीज़ें। ये होता तो हम तो कब का मर जाए रहते। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि मुझे लड़ना है समाज से, मुझे स्थापित होना है, मुझे सामना करना है? कोई तो ये ऐसा प्रेरणा देने हाँ, वाला? देखिए, ये प्रेरणा मेरे ना अंतरात्मा से ही निकला था। और ये पता नहीं, ये छठी इंद्र ही था शायद मेरे दिमाग का, जिसने ये चीज़ मुझे बोला कि नहीं, रुक जा, बहुत कुछ करना है, अभी बहुतों की फाड़नी है, रुक जा। परिवार, फैमिली, समाज, सबने जी मुझे निकाला ना, जी सबको दिखाना है, रुक जाओ। ये अंदर से ही आवाज आया था। ईश्वर की बहुत बड़ी, बहुत असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे ये शक्ति दी और ये सोच दी कि कुछ करके दिखा। और वो दौर था 2015 में, जब मेरी फैमिली ने मुझे फोन करके बुलाया अच्छा। कि तुम कहाँ हो, हमने तुम्हारा न्यूज़ देखा। उज्जैन से घर से फोन आया? घर से फोन आया, जिस घर से मुझे, जिस बाप ने लात मार के भगा दिया, माँ ने मुझे छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, वो मुझे बुला लिए। अब गई फिर? हाँ, मैं घर में, आज मेरा मायका ससुराल दोनों मेरे साथ है आज। अच्छा। तो वो दृढ़ निश्चय था ना मेरा। जी हाँ, अगर डगमगा जाती तो शायद वही नशा पत्ती, वही गंदे काम, वही नालियों में रहना, गंदे करना, सब चीज में रह जाती, तो फिर मैं आज ये आपके सामने कैसे खड़े होती, इस प्लेटफॉर्म में कैसे आती। तो जरूरी है, एक बार आप जिसको अगर अपना आराध्य मानते हैं उसे याद करिए जब आप हारते हैं तो। या तो फिर आंख बंद करके अपने आप से ही एक बार क्वेश्चन कर लीजिए कि मैं अगर ऐसा कर लिया तो कुछ होगा क्या, और नहीं तो फिर कर लूँ क्या। कर दो, जी। फाड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। ये समाज बस देखती है और सुनती है। आज मैं 35 ईयर की हूँ, मैं 35 साल की हूँ, आज मैं गर्व से कहती हूँ। और ये 35 साल जो मैंने गुजारा है, किसी के माई बाप ने मुझे नहीं दिया, किसी के पड़ोसी ने मुझे नहीं दिया, मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। जो मैं करी आज अपने से, अपने दृढ़ निश्चय से करी, माइंड को शार्प करके, एकत्र करके, दिमाग को कंट्रोल में रख करके मैंने किया आज जो भी किया। तो बस आपके समक्ष हूँ। वाह, आज आपसे बात करके बहुत प्रेरणा मिली और समाज को एक नया संदेश भी मिला आपके माध्यम से कि इस तरह का बर्ताव जो होता है उनके साथ क्या गुजरती है। और आपके संघर्ष और लगन और जुनून ने जो आपको स्थापित किया वो वाकई काबिले तारीफ है। साथियों, ये थी शैली राय जिन्होंने खुलकर अपने बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि उनकी जीवनी, उनका संघर्ष आपको प्रेरणा देगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। शैली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका